ठीक है, तो एक कंज्यूमर को यानी कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। सबसे पहली बात, कोई भी जब कंज्यूमर होता है तो उस कंज्यूमर को कैश मेमो के लिए जरूर बोलना चाहिए, बिना बिल के कोई सामान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास बिल ही नहीं होगा तो फिर वो केस अगर करेंगे भी, कल को कुछ प्रॉब्लम भी आ गई तो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उन्होंने वो चीज खरीदी है। तो बट वहां से खरीदी है, हाँ, नहीं खरीदी भी है, उन्होंने खरीदी है, उन्होंने कहीं से उठाई है, वो चोरी की है, हमें क्या पता। तो रिसिप्ट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस का क्या करना चाहिए जो लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाउ टू यूज, प्रिकॉशंस टू यूज, इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लास्ट डेट, खाने की चीजें हैं तो वेज नॉन वेज, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ध्यान से पढ़नी चाहिए। अब अगर कोई इलिटरेट है तो, अगर कोई इलिटरेट है उसको कोई सामान खरीद रहा है तो उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनसे पूछे। सेलर की तो ड्यूटी है ही कि वो बताए, लेकिन सेलर को क्या पता है कि ये इंसान इलिटरेट है। तो अगर कोई इलिटरेट है तो उसे पूछना चाहिए और किसी और से भी पता कराना चाहिए। ऑल्दो एक इलिटरेट पर्सन इतना डीप में शॉपिंग नहीं करता कि उसे इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में हर तरह के लोग हैं तो अवेयरनेस तो है। जैसे मेरी जो दादी थी वो कम्प्लीटली इलिटरेट थी, ठीक है, वो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानती थी, हमने बड़ी मुश्किलों से उनको उनका नाम लिखना सिखाया, वो भी वो रोज भूल जाती थी। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, हम जब थोड़े से बड़े हुए तो जब हम ब्रेड लेने जाते, अरे तारीख पूछ लियो उसे कब खत्म हो रही है, कब तक खा सके हैं, ऐसे पूछ लेती थी। हम उनके साथ कहीं भी जाते ना तो वो तारीख कब की है इस पे रे, ऐसे दुकानदार से पूछ लेती थी। फिर वो बताता कि ये तारीख है तो हमें कहती देखना ये लिखी है। तो ये अवेयरनेस ही थी ना कि वो इलिटरेट थी, लेकिन वो हमेशा, मतलब हमें उनसे इतनी आदत पड़ी कि हम बड़े होने पे हमेशा देखते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ये आदत हमें डाली। दूध लेने जाएं, थैली का दूध लें, खाने पीने की कोई चीज लें, हमेशा। इवन कपड़ा लेने जाते, जैसे उनके साथ अम्मा हमें कुछ दिलवाने भी जाती तो वो दुकानदार कहता ना कि इतने की है, तो देखिए और इतना ही लिखा है क्या इस पे, फिर हम कहते हैं अम्मा हाँ इतना ही लिखा है। हाँ तो कुछ और कम भी तो करेगा ही ना, कितना कम करेगा, निकालिए कितना कम किया। तो ऐसे उनको 10 पे, जैसे होता है ना सैकड़े पे 10, सैकड़े पे 20, मतलब प्रतिशत, परसेंटेज होती है। अगर हमने कहा ना सैकड़े पे 10, तो सैकड़े पे 10 का मतलब 10% हो गया, सैकड़ा मतलब 100। तो ऐसे हम उन्हें बोलते हैं ना, तो वो निकाल लेती थी, इलिटरेट थी स्टिल। अगर हम उन्हें ये बोलते कि हम इतना कम किया है तो सैकड़े पे तूने तो उतना ही कम किया। इतनी मैथमेटिक्स में उन्हें आती थी बिना किसी पढ़ाई के। तो ये अवेयरनेस ही होती है, तब कोई उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो नहीं पढ़ाया गया था। तो एक कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, तो हमें तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे एक्सपायर चीज हम ले आए, क्यों लेकर आए, आपने खरीदी क्यों, ठीक है ना। फिर स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स लेनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि गोल्ड पे हॉलमार्क हो गया, फूड इलेक्ट्रिक आइटम्स पे ISI हो गया, खाने पीने की आइटम्स पे FPO FSSAI, ये सब हो गया। तो ये देखना चाहिए कि क्या इन पे मार्क लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ तो फिर आप कैसे क्लेम करोगे, आपने तो खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। तो राइट्स को यूज करने से पहले आपको भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, ठीक है। जो भी हम सर्विस या ले रहे हैं उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड, कोई भी आप आइटम लेते हो तो उसके मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है। प्लस जैसे कि वॉशिंग मशीन ली हमने, अब हमने वॉशिंग मशीन ली और हमने उसका मैनुअल अच्छे से पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यूट्यूब पे भी देख लिया कि इस मशीन हमने लिया तो इसके साथ क्या रखनी है,
और हमने मशीन यूज करना स्टार्ट कर दिया, जबकि हमें मैन्युफैक्चरर ने बोला था कि आपको कंपनी से डेमो देने आएगा। अरे वो क्या हमें डेमो देगा, पढ़ लिया हमने मैनुअल। तो ये तो हमारे पार्ट पे गलत है ना। अगर उन्होंने कहा है तो उस पर्सन को डेमो देने दो, चाहे वो वही सब कुछ बता रहा है जो कि मैनुअल में लिखा है, जो यूट्यूब पे आपने देखा है। लेकिन एक कंपनी की जो पॉलिसी है कि आप हमारे अगर इतनी हैवी चीज ले रहे हो, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को इतना हैवी ले रहे हो और उनकी तरफ से कोई डेमो देने आएगा तो लेट देम कम एंड एक्सप्लेन कि वो क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। आपने उसका सब कुछ सील विल ब्रेक कर दी, उसके बाद वो आएगा तो कहेगा आपने सील ही ब्रेक मिली थी हमें। तो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा बंदा आके ही इसकी सील ब्रेक करके आपको डेमो देगा। आपने सब कुछ पहले से ही कर दिया तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कहेगा सील टूटी हुई मिली थी, वो उस समय फोटो क्लिक करके भेज देता है। किसकी सील टूटी हुई मिली थी, अब हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि सील टूटने पे अगर अंदर से प्रोडक्ट डैमेज मिलता है तो कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। हमने सील तोड़ दी, फिर कुछ टूटा हुआ मिला तो हम उन्हें नहीं कह सकते चेंज करने को। तो जो भी रिस्क है उनको भी उसे समझना है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरर ने दी हुई हैं। कोई भी खाने पीने की चीज है तो उस पर लिखा है कि जैसे कि ग्लूटेन फ्री है, अब अगर किसी को ग्लूटेन से नुकसान हो रहा है, ग्लूटेन फ्री लेना है तो उसे पढ़ना पड़ेगा ना कि ये ग्लूटेन फ्री है कि नहीं है, समझे। तो हमें लेबल्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि कितना वेट है। अगर आपको वेट को लग रहा है कि ये तो उतना वेट नहीं है उठाने में, तो आपको उसको क्रॉस चेक कराना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब देखनी चाहिए, ठीक है। आप कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये फेयर डील मिली कि नहीं मिली, ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या सच में उसने वैल्यू फॉर मनी दिया, उसे सेटिस्फेक्शन है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कहीं कोई सामान खरीदने गई, मैंने एक साड़ी देखी, मैंने वो साड़ी देख के मुझे पसंद आ गई, उसने कहा ये साड़ी 8,000 की है, मैंने कहा ठीक है दे दे। उसकी क्या गलती, उसने मुझे बता दिया 8,000 की, मैं ले आई। आके मैं ये कह रही हूँ कि 8,000 वाली बात है नहीं, वो तो अब मैं क्या ही मना करती, किसी के साथ थी, इज्जत का सवाल था, मना करते तो कहते देखो 8,000 की साड़ी नहीं ले सकते। तो मैं तो अब वो तो फिर गलत हो गया ना, हम तो अपनी ई को सेटिस्फाई करने में लग गए ना। अगर आपको लग रहा था कि ये चीज 8,000 की नहीं है तो मना कर देते, कह देते 2,000 की चीज है, तो देता, नहीं देता तो नहीं देता, समझ रहे हो। तो हमने बार्गेन किया। अगर मान लो जैसे तुमने भी कहा 450 रुपए की चीज 100 में ली, 100 में सेटिस्फेक्शन हुआ ना तभी ली। हो सकता है वो बोलता नहीं 200 में ही दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा इससे कम, और हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ 200 रुपये ठीक है, तो ठीक है। तो कंज्यूमर को ये एश्योर करना बहुत जरूरी है कि उसे फेयर डील मिली है, ठीक है। फिर कंज्यूमर को लीगल थिंग्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने सोचा हॉलमार्क की ज्वेलरी, क्या ये बिना हॉलमार्क की है, कोई बात नहीं दे दे भाई। तो एक तरह से मैंने ही तो बढ़ावा दिया इस चीज को, मैं ही तो बढ़ावा दे रही हूँ ना कि मुझे, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं लीगल गुड्स लूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं लीगल गुड्स लूँ, मैं अपनी डीलिंग करते समय ईमानदारी रखूँ, ठीक है ना। तो अगर मैंने ही अपनी ईमानदारी नहीं रखी तो मैं उससे कैसे ईमानदारी कर सकती हूँ। हमें कहते हैं कि किसी भी रेड लाइट पे, सड़क पे ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत घूस खाते हैं, बहुत घूस खाते हैं, खिला कौन रहा है। अगर हमने रेड लाइट ब्रेक की, उसने हमें रोक लिया पुलिस वाले ने, तो सबसे पहले लोग बाग क्या कहते हैं, कुछ ले दे के भैया देख लो, कुछ साइड में आओ जरा बात करते हैं, कुछ ले दे के अगर कुछ हो जाए तो देख लो कुछ। और अगर वो चालान हमारा 1,000 का बन रहा है और उसने 500 में कर दिया, भाई तू 500 ले, और हम खुश, हमारा 500 का चालान 1,000 की जगह 500 लग गए। अगर वो ये कह रहा है कि देख लेते हैं कुछ दे देकर, हम ये कह दें कि हमारी गलती है, हम 1,000 रुपए का चालान भर देंगे, लेकिन फिर हम तरीके से भरेंगे। लेकिन हम कहने में क्यों डरते हैं, क्योंकि अगर हम पुलिस वाले के सामने इतना अड़ जाएंगे, वो कहेगा अच्छा तेरे को तरीके से भरना है भाई। जो ईमानदार पुलिस वाला होगा वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल आप तरीके से भरो, लेकिन जिसको लेना होगा वो कहेगा अच्छा तरीके से, वो और 2-4 चालान लगा देंगे। हमें वो डर होता है कि वो कहीं 1,000 का चालान 5 में ना कन्वर्ट कर दे। तो बेसिकली प्रॉब्लम दोनों तरफ से है। तो आपको एक पार्ट की ईमानदारी रखोगे तो सामने वाला कब तक करेगा, लेकिन हम लोग वो चीज नहीं कर पाते।
हमें कोशिश करनी है कि हम डिस्करेज करें किसी भी तरह की इलीगल थिंग्स को जो अगेंस्ट पॉलिसी हो, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है। फिर अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारी ड्यूटी है कि हम कंप्लेंट फाइल करें। मैक्सिमम टाइम तो हम ही कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं, हम ही सोचते हैं छोड़ो भाई अब क्या ही फायदा, चलने दो जैसे चल रहा है, अब इतनी सी चीज़ के लिए क्या कंप्लेंट करें, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया था कुछ ग्रोसरी, वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ लेकिन बहुत मजबूरी हो तो मंगाती हूँ। अब ब्रेड मंगाई, अब उस पर अगले दिन की एक्सपायरी थी, तो मतलब आज मंगाई कल की एक्सपायरी, तो मन तो करा मेरा, वो 50 रुपए की ब्रेड थी, मैंने कहा 50 रुपए के लिए इतनी दिमाग पच्ची करूँ, उनकी तरफ से फिर कॉल आया इतनी दिमाग, मैंने जितनी खाई खाई, फिर मैंने अपनी मेट को कहा कि इसे ना आज ही खा लेना तुम घर जाके, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। और छोड़ो, हमने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, जबकि कायदे से आप एकदम अगले दिन की एक्सपायरी की चीज को ऐसे दे रहे हो। और बेसिकली अगर हम कंप्लेंट भी करेंगे तो वो कहेंगे कि आप वापस कर दो जी, हम दूसरी दे देते हैं, और हमने एक्सपायर्ड आइटम तो नहीं दी ना आपको। तो यहाँ पे ये सारा झोल चल रहा होता है कि गलत कोई नहीं होता लेकिन फिर भी गलतियां हो रही हैं, ये झोल मामला है, ठीक है। अब इसमें हमारी जो कंज्यूमर सोसाइटीज हैं उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में, उनको समझाने में कि क्या क्या उनके राइट्स हैं, क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो करें। फिर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आइसक्रीम खाई ठेले से लेकर, उसने रखा भी हुआ है डस्टबिन, लेकिन हम तो चलते चलते खा रहे हैं ना, वॉक करते करते, उधर तक वापस डस्टबिन में डालने कौन जाएगा, छोड़ दिया, तो वो तो फिर गलत बात है ना। अपने एनवायरनमेंट को सेव करना तो हमारी जिम्मेवारी है ना। और अगर उस आइसक्रीम वाले भैया ने डस्टबिन नहीं रखा हुआ तो हमें उसको कहना भी चाहिए, टोकना भी चाहिए। ऑल्दो ये सब लड़ाई के कारण होते हैं। मैंने बोल दिया था एक बार एक आइसक्रीम वाले भैया को, रात को हम निकले थे वॉक करने, आइसक्रीम खाई तो उसके पास वो नहीं था, मैं स्पेशली मतलब मैं वॉक करते करते स्पेशली वापस दोबारा गई कि हाथ में पकड़ पकड़े रैपर को कि उसके पास जो डस्टबिन होगा ना उसमें डाल दूंगी, था ही नहीं। मैंने कहा भैया आपने को डस्टबिन नहीं रखा, मैडम यहीं डाल दो सड़क पे, तो मैंने उससे थोड़ा बोल दिया, तो उसको इतना बुरा लग गया कि वो फिर 4 बातें वो बोलने लगा, 4 बातें मैंने बोली, 2 लोग आ गए और क्या हो गया मैडम क्या हो गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। भाई सही तो कह रही है मैडम, तो सही कह रही हैं। अगली बार वॉक करने गए तो मैंने कहा भैया ये वाली आइसक्रीम है, नहीं है मैडम, डस्टबिन उसने रखा था लेकिन उसने मुझे आइसक्रीम देने को मना कर दिया, नहीं है मैडम। फिर मेरे को एकदम जैसे उसके बोल आवाज से मेरे को रिकॉल हो, मैंने कहा तो भैया आइसक्रीम मैंने कहा भैया डस्टबिन आज भी नहीं रखा, लेकिन मैंने उस दिन कोई लड़ाई नहीं करी। कोई फायदा, उस दिन अगर इतनी लड़ाई मची तो कोई फायदा हुआ? बट बात वही है कि हम एथिकली पढ़ते तो हैं अच्छी चीजें, कई बार अप्लाई हो पाती हैं, कई बार नहीं हो पाती हैं। आज मैं जिस ऑटो से आई हूँ वो ऑटो वाला भैया वहाँ करोल बाग पे रेड लाइट क्रॉस कर रहा था, 63 सेकेंड की रेड लाइट थी। मैंने कहा भैया सुनो रुक जाओ, पीछे करो ऑटो को। कहता क्या हो? मैंने कहा भैया एक बात बताओ, 63 सेकेंड में क्या खाड़ लोगे तुम? आगे अभी यहाँ पे किसी से टक्कर हो जाए तो निकल जाएगा आधा घंटा, अभी आगे कोई ऐसी रेड लाइट मिल जाए, कोई जाम मिल जाए, निकल जाएगी 10 मिनट। 63 सेकेंड, 63 सेकेंड से हम कितना जल्दी पहुंच जाएंगे? तो बहुत लड़का सा ही था, हाँ मैम आप ठीक कह रहे हो, और उसने पीछे कर लिया। उसके बाद उसने हर लाइट पे रुका है तरीके से, और बड़े फिर पूछ मैम यहीं से टर्न लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि उसने कुछ लड़ाई की, गुस्सा किया, तो हर तरह के लोग होते हैं। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है कि एक ने लड़ाई कर ली तो हम बोलना ही छोड़ देंगे। हम कह तो देते हैं सारे ऑटो वाले ऐसे होते हैं, बट हमने क्या रोल प्ले किया? हम जिस ऑटो में बैठे हैं क्या हमने उसको टोका? हमने रिक्शे वाले भैया को टोका? मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भैया देखो ये 63 सेकेंड ना हमारी जान से ऊपर नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखा करो। मेरी भी आदत, वो ना टीचर बना तो जाता नहीं ना, आ ही जाता है ज्ञान देने की भावना। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
किस किस तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि कंज्यूमर्स के राइट्स होते हैं, हमने पढ़ लिया कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन किसी भी कंज्यूमर को उनको सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं हम। तो पहला पॉइंट आता है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब समझे, समझ में आ रहा है कुछ इससे, कुछ तो बहुत बेसिक सा है। जो कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं, ये केस स्टडी में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। जो कस्टमर केयर सर्विसेज जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने रखते हैं वो इसी पॉइंट के अंडर में आते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए विच वे और मीन्स आर अप्लाइड हियर, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। जो हम कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस कस्टमर केयर पे आप कंप्लेंट डाल दो, कॉन्टैक्ट अस डाल दो, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, मेल सेट होता है, ये सब जो बातें होती हैं ये सारी हमारी सेफगार्ड्स बाय बिजनेस होती हैं। फिर दूसरा होता है बिजनेस एसोसिएशंस। बिजनेस एसोसिएशंस क्या करती हैं, जितने भी हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स हैं उनसे रिलेटेड उनको रेगुलेट करना, ठीक है, उनके लिए नॉर्म्स बनाना कि कैसे हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक है CII की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ये बता रहे हैं कि जितनी भी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये प्रोटोकॉल्स तैयार करते हैं, रूल्स का गाइडलाइंस तैयार करते हैं। एक और हमारे पास आता है एसोसिएशन फिक्की। फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स ऑफ इंडिया, 2 बार इंडिया आ रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि पहले में इंडियन है दूसरे में इंडिया है। तो इंडियन का मतलब हो गया जितने भी इंडियन कॉमर्स वाली चीजें हैं उनसे। तो ये पूरी कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, आपको कस्टमर्स के लिए क्या मैंडेटरी है जो डिस्क्लोज करना है, ये सब कुछ इसमें बताते हैं, पूरी गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे हम दे सकते हैं, कैंपेन्स चला के जाओ ग्राहक जागो, जो एक बहुत ये तो हैशटैग भी है अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सब जगह इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह है, तो ये तो बड़े फेमस हैशटैग है, जागो ग्राहक जागो। इनफैक्ट जब कोई कंप्लेंट भी करता है किसी बात की और वो अगर किसी भी सोशल मीडिया पे डालते हैं कोई भी कंप्लेंट, तो उसमें ये हैशटैग यूज करने को भी बोला जाता है, जागो ग्राहक जागो, क्योंकि ये हैशटैग एकदम से फिर GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पिक कर देता है कि हाँ यहाँ पर ही गड़बड़ हुई है। मतलब हैशटैग की इंपॉर्टेंस तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा तुम सब लोग जानते हो कि सोशल मीडिया पे हैशटैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सीधा बच्चा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो कंज्यूमर्स अवेयरनेस के लिए या उनके बिहाफ पे केसेस फाइल करने के लिए होती हैं। गवर्नमेंट भी करती है ऐसा, गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस बनाती है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 1800 411 नहीं 1800 11400 है शायद, ये है 1811 4000। ये एक नंबर है हेल्पलाइन नंबर, जो कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कि आपको कोई भी है तो टोल फ्री नंबर है, आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। फिर हमारे पास गवर्नमेंट ने एक 3 टायर रेड्रेसल मशीनरी भी बनाई हुई है। ये नोट डाउन कर, इसमें है नहीं वैसे ज्यादा कुछ नोट डाउन करने का, करने थ्री टायर मशीनरी में एक है
डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड कमीशन है नेशनल कमीशन। ये 3 अलग अलग कमीशन बनाए हैं। इनमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप स्टेट पे चले जाते हो, अगर आप स्टेट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होते तो नेशनल पे चले जाते हो, और नेशनल से सेटिस्फाई नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये तीनों ही कमीशन किसी भी तरह की जजमेंट दे सकते हैं, कॉम्पनसेशन देने की भी दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट की भी दे सकते हैं। लेकिन जो भी रिप्लेसमेंट हो चाहे कॉम्पनसेशन हो, कोई भी अगर उन्हें देना है तो उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है कि जो भी आइटम है वो लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ही दे आर अलाउड टू गिव एनी कॉम्पनसेशन। तो अब जो ये तीनों कमीशन में लिमिट होती है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन से जाती हैं, जहां पर अप टू 1 करोड़ 1 करोड़ रुपीस तक के केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाते हैं। ठीक है, आप 1 करोड़ तक का केस डायरेक्टली स्टेट कमीशन में फाइल नहीं कर सकते, वो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो भी सेटलमेंट होगी वो अपना सेटलमेंट उनको देंगे, जो भी उनका डिसीजन है वो डिसीजन देंगे, और उसके बाद उनको विद इन 5 डेज ये सेटलमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक चार्ट बनवा देती हूँ, चार्ट बना लो। ये हमारे पास 3 टायर रेड्रेसल मशीनरी है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हम लोग अप टू ₹1 करोड़ तक के गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू के केस डाल लाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज जिसमें हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में केस रजिस्टर करना है तो वो रजिस्टर की वैल्यू, उन गुड्स या सर्विसेज की टोटल वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डाल सकते हो। फिर जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप फाइल करते हो तो रजिस्टर करने के बाद वो आपस में उनके मीडिएशन की बात करते हैं कि भाई इसको हम आगे प्रोसेस करें, इससे अच्छा आप लोग मीडिएशन में सेटल कर लो। उसके लिए वो 5 डेज का टाइम देते हैं कि 5 दिन के अंदर हम मीडिएशन में सेटलमेंट हो जाती है तो केस वहीं क्लोज हो गया, क्योंकि उन्होंने आपस में बातचीत करके केस क्लोज कर दिया। लेकिन अगर नहीं होती तो वो आगे उस पर कार्रवाई करते हैं, जो भी उन्हें एक्शंस लेने हैं वो एक्शन लेते हैं, टीम भेजते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं। गुड्स के केस में वो उनको लैब भेजते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, इस तरह से उनका पूरा रिसर्च फेज चलता है। और फिर जब वो फाइनल डिसीजन देते हैं, उस फाइनल डिसीजन देने के बाद इफ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड, कंज्यूमर कैन अपील टू स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। 45 डेज के अंदर अंदर उसे स्टेट कमीशन में अपनी अपील फाइल करनी है। अब स्टेट कमीशन में 2 तरह से केस आ गए। एक तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो वो वाले केस आ गए, या फिर अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक की अगर वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो आप स्टेट कमीशन में डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के। लेकिन अगर इससे कम है तो आपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में किया, सेटिस्फाई नहीं है तो अपील स्टेट में की। स्टेट में फिर मीडिएशन वाली चीज नहीं होती, अगर स्टेट तक आ गए तो मीडिएशन की बात नहीं करते, फिर वो मीडिएशन का स्टेप डिस्ट्रिक्ट तक ही है। अब क्योंकि इन्होंने फिर अपना प्रोसेस किया, चाहे फिर से वो लैब टेस्टिंग करी या पुरानी लैब टेस्टिंग के रिकॉर्ड्स को देखा, इंस्पेक्शन किया, वट एवर दे डू, दे गिव देयर डिसीजन। उससे भी अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो उसको विद इन 30 डेज, यहाँ पे 45 डेज था, यहाँ पे विद इन 30 डेज
वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं। तो नेशनल कमीशन में दो तरह से केसेस गए, एक तो स्टेट कमीशन से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो, दूसरा अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है, जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू नेशनल कमीशन, और नेशनल कमीशन में वही सब प्रोसेस होगा, वही मीडिएशन का स्टेज तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो क्या प्रोसेस होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन उन्हें करनी है वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर इससे भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस को लेके जा सकते हैं विद इन 30 डेज। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कंज्यूमर चारों लेवल पे आए, हो सकता है किसी कंज्यूमर का 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो डायरेक्ट नेशनल पे आया, सेटिस्फाई नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट चला गया, ठीक है ना। तो ये सब हमारे लिए अलग अलग लेवल हैं। केस स्टडीज़ में क्या आता है कि एक कंज्यूमर था, उसने इतने रुपीस का केस गुड्स थी, तो वो कौन से कमीशन में जाएगा, या केस स्टडीज़ में आता है कि वो कमीशन में गया, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान वो 2 महीने के लिए बाहर चला गया, तो क्या वो अपना केस अपील कर सकता है? नहीं कर सकता। 2 महीने तो किसी भी केस में नहीं कर सकता ना, 2 महीने का मतलब 60 डेज हो गया। तो ये ध्यान रखो, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से आने में 45 डेज है, बाकी दोनों में 30 डेज ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब रिलीफ क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या तुम्हें लगता है रिलीफ मिल सकता है? ऐसे में तीनों ही कमीशन या सुप्रीम कोर्ट भी क्या क्या रिलीफ दे सकते हैं? कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उस प्रोडक्ट की वजह से कोई इंजरी हुई, कोई लॉस हुआ, तो एक उसके लिए रीजनेबल कॉम्पनसेशन जो भी उन्हें लगता है वो दे सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो कुछ डैमेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि रिप्लेसेबल नहीं होते, जिनका कॉम्पनसेशन पॉसिबल नहीं है, फिर उसका तो जो भी डैमेजेस उनको लगता है कि इसके बदले में हम इनसे दे सकते हैं वो दे सकते हैं। तो ये तो सारा, अगर हमें ऐसा लगता है किसी को भी कि ये प्रोडक्ट्स की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही हैं, या एक कंप्लेंट से भी अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, तो वो उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे तुम्हें याद हो कुछ टाइम पहले मैगी पे किसी ने केस किया था, तो मैगी कुछ टाइम के लिए मार्केट से बंद हो गई थी, फिर वापस वो जब सारा केस सॉल्व हो गया तो पता लगा कि हाँ उसको वापस से कंटिन्यू कर दिया था, रिज्यूम कर ली थी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बीच में जैसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स के लिए स्टे आ गया था कि ये कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते हो, तो ऐसे करके उनके पास ये राइट होता है कि वो उन प्रोडक्ट्स को बंद कर दें या सील लगा दें या उनकी प्रोडक्शन पे पॉज कर दें, ठीक है। इस तरह का कुछ भी एक्शन वो ले सकते हैं, उनके पास सारे राइट्स हैं। डेथ हो जाती है तो वही मैं कह रही हूँ ना, कुछ वही मैं कहने वाली जो मैंने बात बोली ना कि कुछ डैमेजेस, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिनका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकता। अब अगर किसी मेडिसिन से या किसी रॉन्ग खाने की वजह से, एक्सपायर्ड खाने की वजह से किसी की डेथ हो गई तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें कोर्ट जो भी एक जस्टिफाइड है, मान लो वो जो भी कोर्ट को उस समय लगता है, जो भी लॉयर्स के बीच में चल रही हैं बातें, उसके हिसाब से वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन उस फैमिली को दिलवा सकते हैं। कोई केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर वो एक अर्निंग मेंबर हैं तो ठीक है, हम उनको अपनी कंपनी में जॉब भी दे सकते हैं। मतलब वही है कि किसी इंसान का तो कोई रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है ना, तो जो भी एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कर सकते हैं वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उनका क्या रोल है? वो जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं, टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं, टाइम टू टाइम वो अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते हैं। जैसे स्कूल्स में तुम्हारे आते हैं, कभी कभी आते हैं एनजीओज वगैरह स्कूल में तुम्हारे, इस हाँ अवेयरनेस के लिए स्कूल्स में आते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है ना। जो कंज्यूमर्स खुद से नहीं जा सकते उनको लीगल असिस्टेंस देना, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना, किसी को नॉन फाइनेंशियली, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। तो ये एनजीओज का रोल होता है। तो योर चैप्टर इज ओवर।
थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.